Good morning to all of you. Now, we have studied the probability as a measure of uncertainty of events in a random experiment. बच्चों, हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? जो भी इवेंट आपकी अनसर्टेन होती है उसी के बारे में तो प्रेडिक्ट करते हैं. We discussed the axiomatic approach formulated by Russian mathematician A.N. Kolmogorov and treated probability as a function of outcomes of the experiment. We have also established equivalence between the axiomatic theory and classical theory of probability in case of equally likely outcomes. इक्वली लाइकली आउटकम्स आपके होने चाहिए. हम लोगों ने एक ऐसा इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश किया है एक्सियोमेट्रिक थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में, लेकिन उसके लिए जो आउटकम होने चाहिए वो आपके इक्वली लाइकली होने चाहिए. ऑन बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप वी ऑब्टेन प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद डिस्क्रीट सैंपल स्पेस. डिस्क्रीट का मतलब होता है एक अलग टाइप का सैंपल स्पेस हमको मिलेगा. नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस ऑफ आर रैंडम एक्सपेरिमेंट. यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों इवेंट्स एसोसिएट हैं सैंपल स्पेस से, सेम सैंपल स्पेस. देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अंडर द कंडीशन दैट द इवेंट एफ हैज अकर्ड. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई आपको फाइंड करना है इन विच एफ इवेंट हैज अकर्ड. एफ हो चुकी है, तो जब एफ हो चुकी तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई आपको फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? जब दो इवेंट है, एक हो चुकी है, तो हमें ऐसे इवेंट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा जो दोनों इवेंट में क्या हो, कॉमन हो, यानी कि पीई इंटरसेक्शन है. क्योंकि एक इवेंट तो हो चुकी है, अब दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद द कंडीशन कि एफ हो चुकी है. तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ पर, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ ऐसी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसी कंडीशन होगी जो दोनों में होगी. तो पी ई ऑब्लिक एफ, ई बाई एफ भी बोल सकते हैं, ये अपॉन डिवाइड हो रहा नहीं है, इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. ये इसका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस एस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अगर यहां पर देखिए ध्यान से, पी एस ऑब्लिक एफ, अगर कोई इवेंट एफ हो चुकी है और सैंपल स्पेस की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो क्या होगा बच्चों? मैंने आपको बोला आपको कंसंट्रेट करना है किस पे? कॉमन पे. तो अगर कोई सैंपल स्पेस है और कोई इवेंट एफ है, तो उसमें कॉमन क्या आएगा? उसमें एफ आएगा कॉमन. तो पी एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपकी एडिशन थ्योरम भी आपकी एप्लीकेबल होती है. कोई दो इवेंट है ए एंड बी एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस एस, तो यहां पर एडिशनल थ्योरम भी आपकी एप्लीकेबल हो रही है. एडिशनल थ्योरम मैं आपको बता चुका हूं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी. वही कॉन्सेप्ट यहां लगाया है. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए. 1 का मतलब आपका सैंपल स्पेस. तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी है, पी ई बाई एफ बार इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ. ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. अब मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा. थैंक यू. A couple has 2 children. Find the probability that both the children are boys.
आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी ये ई हो गया। इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, यानी कि जो चीज आपको पता है, ये आपको पहले से पता है, ये आपको पहले से पता है, तो ये होती है एफ। और आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये है ई आपका। यानी आपको निकालना क्या है, आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये एफ इवेंट हो चुकी है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर से मेरी बात ध्यान से समझिए, आपसे पूछा गया है ए कपल हैज टू चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। केवल इतना नहीं पूछा है, अगर केवल इतना पूछा होता तो आपका इसका आंसर 1/4 आया था, क्योंकि बोथ द चिल्ड्रन आपको पता है सैंपल स्पेस क्या होगा, बी 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 जी जी बी जी जी। तो अगर मैं केवल पूछता कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, केवल इतना पूछता तो आपका क्या आता आंसर 1/4। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। ये आपको पता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट जो है वो आपकी हो चुकी है, हैज अकर्ड, ये हो चुकी है। और आपको क्या निकालना है, PE/F। सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस बनाना। सैंपल स्पेस हमने बना लिया। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर जितने भी सैंपल पॉइंट हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी इक्वली लाइकली है। लड़का होने और लड़की होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे कॉइन पे टेल और हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, ऐसे ही लड़का और लड़की होने में प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है। तो ये भी 1/4 आ रहा है। इस सैंपल पॉइंट का भी प्रोबेबिलिटी, इस सैंपल पॉइंट का भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इस सैंपल पॉइंट का भी 1/4 है, इस सैंपल पॉइंट का भी 1/4 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ध्यान से, ई बी द इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। अगर दोनों बच्चे जो हैं वो लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, BB। यही तो एक केस बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/4। चाहे तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए कि ये कितने केस हैं, ये आपका एक केस है और ये आपका 1/4। कितने केस हैं कुल मिला के, 4, तो 1/4। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 × 1/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, तो ये आपका 1/4 आ जाएगा। फिर F क्या है, F बी द इवेंट दैट ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। बड़ा जो है वो आपका लड़का होना चाहिए, तो ये क्या होगा केस, B हो सकता है और B हो सकता है, और क्या हो सकता है, BG हो सकता है। GB तो हो नहीं सकता और ना GG हो सकता, क्योंकि बड़ा लड़का क्या होना चाहिए, बड़ा लड़का जो है वो आपका जो बड़ा बच्चा है वो लड़का होना चाहिए। तो ये केस बनेंगे। तो कितने केस हो गए, ये आपके 2/4 यानी कि 1/2। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं बच्चों, 1/4 + 1/4 2/4, तो ये आपका 2/4 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये घटना हो चुकी है और आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये घटना हो चुकी है, इसको लिखते हैं E/F। इसका फॉर्मूला होता है PE/F। मैंने आपसे बताया था, मैंने कहा था कि जब घटना हो चुकी है, अब एक घटना आपकी हो चुकी है तो और दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी वो आपकी तभी निकलेगी जब वो वाली घटना जो आपसे पूछी गई है और जो हो चुकी है वो दोनों क्या हों, उनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन हो, तभी हम लोग ऐसी घटना को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, PE/F। अब आप देखिए इसमें E में और F में क्या चीज़ कॉमन है, आप कहेंगे सर ये BB कॉमन आ रहा है, तो ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो यानी कि PE/F क्या होगा आपका, एक केस कॉमन आ रहा है, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो आप लिख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 अपॉन PF की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 2/4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 1/2। ये प्रोबेबिलिटी होगी बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो आपसे पूछा गया है वो हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आएगी। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक
पासे को 2 बार फेंका गया है। एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ये आपको पता है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। कम से कम नंबर 4 जो है वो कम से कम एक बार आए। तो बच्चों ये क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए क्या घटना हो चुकी है। तो ये वाली घटना हो चुकी है जिसको मैं कहता हूं f, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। और क्या घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। सबसे पहले जो घटना हो चुकी है उसको सबसे पहले सैंपल स्पेस आप सभी को पता है क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, क्योंकि एक डाई को कितनी बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया है। तो आपको सैंपल स्पेस पता है, इस टाइप से होंगे 1 1 1 2। मैंने लिखा नहीं है पूरा, आपको समझा दिया है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2, फिर आपका 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2 6। इस तरीके से आपका सैंपल स्पेस है। ये कुल मिला के कितने केस होंगे बच्चों, 36 होंगे। आपको पता है अगर किसी कॉइन को एक बार आप उछालते हैं तो कितने सैंपल स्पेस आएंगे, 2 की पावर 1। अगर किसी कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो 2 स्क्वायर। इसी तरीके से डाइस को अगर आप केवल एक डाइस को फेंक रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस होंगे 6। और अगर आप एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं या 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो 6 × 6। अगर आप 3 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं या 3 बार फेंक रहे हैं तो 6 × 6 × 6। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब पहले मैं कंसंट्रेट करता हूं जो इवेंट हो चुकी है। सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 6। तो क्या आ सकता है बच्चों, एक तो आपका हो सकता है 4 2, एक हो सकता है आपका 1 5, एक आपका हो सकता है 5 1, एक आपका हो सकता है नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। 4 नंबर जो है वो कम से कम एक बार आए। तो क्या हो सकता है बच्चों, 1 4 4 1, फिर आपका क्या हो सकता है 2 4। नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 4 आए। तो जब आप देखेंगे तो इतने केस बनेंगे। अब आप ध्यान से देखिए पीएफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 बाई 36। और मैंने अभी आपको बताया कि आप सैंपल पॉइंट से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। 1/6 इंटू 1/6 यानी कि 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36 यानी 5/36। आप सैंपल पॉइंट से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यही एक्सियम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आप सैंपल पॉइंट से भी आप उसको निकाल सकते हैं क्योंकि वो इक्वली लाइकली है। ये ध्यान रखिएगा, सैंपल पॉइंट से भी आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, और आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि कितने केस हैं आपके 5 और कुल मिला के सैंपल स्पेस कितने 36, तो 5/36। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे कितने केस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितना हो गया आपका 11/36। और अगर आप चाहें सैंपल पॉइंट से निकालना तो भी निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया 1/36 और कुल मिला कितने केस हैं आपके 11 केस हैं। तो 11 इंटू 1/36 यानी कि 11/36। चाहे आप सैंपल पॉइंट से निकालिए और चाहे आप जो है जैसे हम लोग करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वैसे भी हो सकता है। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, PE/F। अब इसमें E और F में जो केस कॉमन है वो देखिए आप ध्यान से। 4 2, एक तो ये कॉमन है, एक क्या कॉमन है 2 4, एक ये कॉमन है। फिर आप देखिए 2 ही केस कॉमन है बच्चों, केवल 2 ही केस कॉमन है। यानी PE इंटरसेक्शन F क्या होगा आपका, PE इंटरसेक्शन F आपका क्या हो जाएगा, PE इंटरसेक्शन F में क्या आएगा आपका, E इंटरसेक्शन F में क्या आएगा आपका 2 4 और 4 2। यानी क्या हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F क्या होगा आपका 2/36। तो यहां पर लिख दीजिए 2/36 इसकी प्रोबेबिलिटी, और PF की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, PF की प्रोबेबिलिटी है 5/36।
तो आपका ये आ जाएगा 2/5। इस तरीके से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये ध्यान रखिए कि आपसे जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, लेकिन आपके साथ दूसरी कंडीशन, दूसरी इवेंट हो चुकी होगी, PE/F। PE/F यानी कि आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इफ द इवेंट F हैज अकर्ड। ये आपको ध्यान रखना है, यही नाम है इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो कंडीशन हो चुकी हो, F हो चुका हो और फिर आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PE/F का मतलब होगा इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू। नाउ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेट E and F be two events associated with a sample space of an experiment, then PE intersection F। अब की बार क्या है, E इंटरसेक्शन F है, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको अच्छा समझा सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास देयर आर 3 बैग्स। अब आपको क्या काम करना है, कोई एक बैग को सेलेक्ट करना है और उसमें से रेड बॉल निकालनी है। तो आपने क्या काम किया, आपने फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया और उस बैग में से आपने क्या किया, उस बैग में से रेड गेंद को आपने निकाल लिया। तो ये जो चीज है, ये चीज शो करती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। PE intersection F equal to PE dot PF/E where PE is not equal to 0। कहने का ये मतलब है, अगर मान लीजिए पहला बैग है तो पहले बैग में गए और फिर पहले बैग में जाने के बाद, क्योंकि ये इवेंट हो चुकी है, अब उसमें से लाल बॉल निकाल ली, उस बैग में से लाल बॉल निकाल ली मैंने। तो ये चीज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आपका इस टाइप से दिखा जाता है। अगर यही इवेंट आपकी, यहां पर कितनी इवेंट्स है, यहां पर भी, यहां पर आपकी इवेंट है 2। अगर यही इवेंट आपकी 3 हो एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस S, देन PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है PE डॉट PF/E डॉट PG अपॉन E इंटरसेक्शन F। यहां पर भी वही काम है, ये घटना हो चुकी है, E हो चुकी है, F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहां पर भी यही काम है, E हो चुका है, फिर F हो चुका है, फिर दोनों हो चुके हैं और G की प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आता है। नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट, जैसा कि नाम से लग रहा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेट E and F be two events associated with a sample space S if the probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other। यानी कि उस इवेंट को होने से दूसरी इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। देन वी से दैट 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर कोई 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, जैसे मान लीजिए PE/F है, आप कहेंगे सर इसका फार्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अपॉन PF। अब अगर ये दोनों इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, PE डॉट PF अपॉन PF। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, PE इंटरसेक्शन F अगर आपका इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो PE इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, PE डॉट PF। ये ध्यान रखिएगा आप। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE डॉट PF, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यहां पर तो डिपेंड है, क्योंकि हम लोग पहले बैग में गए, फिर पहले बैग से हमने क्या निकाला, रेड बॉल निकाली, तो यानी कि वो रेड बॉल पहले बैग पे डिपेंड है, इसीलिए यहां पर PE डॉट PF/E लिखा है। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, यानी कि जब इंडिपेंडेंट है तो PE डॉट PF हो जाएगा यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर आपकी कितने केस हैं, 3 केस हैं, तो इंडिपेंडेंट को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 3 इवेंट्स A, B एंड C। यहां पर 2 इवेंट थी इंडिपेंडेंट, यहां पे 3 है, आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अगर 2 हैं तो भाई दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, अगर 3 है तो म्यूचुअली होना चाहिए, यानी कि A का B के साथ भी कनेक्शन होना चाहिए, B का C के साथ, C का A के साथ, फिर तीनों का। तो PA इंटरसेक्शन B PA डॉट PB ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को लिखने का तरीका आपको मैंने बताया अभी।
पी ए इंटरसेक्शन सी, ये भी आपको पी ए डॉट पी सी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी बी डॉट पी सी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि उनको इंटू कर लीजिए, क्योंकि ये यहां पर किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन ये थ्योरम जो है ये डिपेंड है, ये दोनों डिपेंड है, लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंटू कर लीजिए आप। थैंक यू।